नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सार्क के बारे में। देखिए, सार्क के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क को हम दक्षेश के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे एग्ज़ाम में सार्क पूछा जाए या सार्क के स्थान पर आपसे दक्षेश वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे सीधे यहाँ कनेक्ट कीजिए कि आपको सार्क से ही रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। सार्क का ही दूसरा नाम दक्षेश है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सार्क के निर्माण पर। देखिए, दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए। इस चीज़ के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने एक विचार दिया कि दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन निर्मित होना चाहिए। उन्होंने सन 1977 से लेकर 1980 के बीच में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका इन देशों की यात्रा की थी। उसके बाद ही उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार कराया जिसमें नवंबर 1980 में आपसी सहयोग के लिए कुछ 10 मुद्दे तैयार किए थे और उसके बाद उसमें पर्यटन और संयुक्त उद्योग को निकाल दिया गया था। इन्हीं में से जो 10 मुद्दे थे, इन्हीं 10 मुद्दों को लेकर सार्क देशों के बीच में सहयोग का आधार बना और सार्क देशों के जो विदेश सचिवों की अप्रैल 1981 में एक बांग्लादेश में दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक हुई थी और विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई वो सन 1983 में न्यू दिल्ली में हुई। और इस बैठक में जो नई दिल्ली में 1983 में बैठक हुई, इस बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली एक औपचारिक, जैसे कहते हैं ना कि घोषणा हुई, औपचारिक घोषणा हुई थी। और विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी सन 1984 के जुलाई में मालदीव में हुई और 1985 में भूटान में हुई थी। और उसके बाद से ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो संगठन की स्थापना हुई और इसका एक तरह से कहते हैं कि संवैधानिक रूप से एक संविधान निर्माण कर लिया गया, एक चार्टर बना लिया गया, चार्टर का निर्माण कर लिया गया था। और फाइनली 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश के अंदर है, ढाका में दक्षिण एशिया के जो 7 देश थे, 7 देश कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर एक ढाका में 1985 में 7-8 दिसंबर को एक सम्मेलन किया और सार्क की औपचारिक रूप से एक स्थापना की। और सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 3 से 4 अप्रैल 2007 के बीच में। और 3-4 अप्रैल 2007 को जो ये सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, ये दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में अफ़गानिस्तान को एक नए राष्ट्र के रूप में, एक नया सदस्य इस सार्क के अंदर शामिल कर लिया गया। और अब वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वर्तमान समय में सार्क के 7 देश सदस्य नहीं हैं। अफ़गानिस्तान 8वां सदस्य बन चुका है और अप्रैल 2007 के बाद से वो सार्क में शामिल हो चुका है। और देखिए, सार्क का ये जो निर्माण करने की प्रक्रिया थी, ये जो धीरे धीरे चली ज़रूर, लेकिन सार्क का निर्माण जो हुआ था, सार्क का निर्माण कुछ एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर हुआ था। कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों के आधार पर ही सार्क का निर्माण हुआ था। देखिए, अब सार्क के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। सार्क का उद्देश्य क्या था? सार्क के बनाए जाने का उद्देश्य क्या था? दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है उसकी जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार करना। सार्क का पहला और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि साउथ एशिया की जो एरिया है, साउथ एशिया के अंदर जो एरिया है, देश जो शामिल हैं, उनकी जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, क्योंकि ये एक ऐसा एशिया का क्षेत्र था जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन के ये लोग गुलाम रहे थे। इसके अलावा सार्क का जो दूसरा उद्देश्य था, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। देखिए, सार्क का जो निर्माण किया गया था उसका
सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यही है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग को बढ़ाना, आपसी सहयोग के आधार पर सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। यानी एक दूसरे के साथ हम निर्भर जरूर रहेंगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने विकास करने के लिए हम सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये सामूहिक आत्मनिर्भरता जो है, इसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सार्क का निर्माण किया गया था। इसके अलावा देखें, सार्क का जो निर्माण किया गया वो एक अन्य महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था सार्क के निर्माण का, वो ये था कि ये जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया, इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ये तीनों ही प्रकार का विकास करना और विकास में बहुत तेजी लेकर आना। यानी सार्क का जो निर्माण हुआ उसका उद्देश्य ये था कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और इस विकास में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लेकर आना। इसके अलावा सार्क का जो उद्देश्य है वो है आपसी विश्वास, सूझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में एक विश्वास बनाए रखेंगे और आपसी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करेंगे। वो ये एनालिसिस करेंगे कि किस देश में किस प्रकार की क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान यदि सभी देश, सार्क के सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर कर सकते हैं तो उन समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा सार्क का जो अन्य उद्देश्य है कि किस उद्देश्य को लेकर सार्क स्थापित हुआ है, वो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। कहने का अर्थ यह है कि सार्क के जितने भी सदस्य राष्ट्र होंगे वो सभी सदस्य राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सहयोग के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति करने का प्रयास करेंगे और इन सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पारस्परिक सहायता में वृद्धि लेकर आएंगे। इसके अलावा सार्क का जो स्थापित करने का उद्देश्य था वो था कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्क के सदस्य देश, सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं, जो वर्तमान समय में 8 सदस्य देश हैं, ये अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करेंगे और सहयोग करते हुए अपनी आर्थिक वृद्धि करेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के आधार पर कार्य करते हुए अपना विकास करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सार्क का जो अंतिम उद्देश्य है वो है सामान्य हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्क का जो निर्माण हुआ है वो एक ऐसे संगठन के रूप में निर्माण हुआ है जो सहयोग के आधार पर कार्य करेगा। और सार्क ना सिर्फ अपने सदस्य देशों, जो कि 8 सदस्य इस सार्क के संगठन के हैं, इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य जो संगठन बने हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है या अन्य राष्ट्र हैं, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के साथ में सहयोग के आधार पर कार्य करेगा सार्क। और सार्क के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं सार्क के सिद्धांतों की, कि सार्क किन किन सिद्धांतों के ऊपर कार्यरत है। देखिए, सार्क का जो पहला सिद्धांत है वो संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और आपसी लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना। कहने का अर्थ यह है कि सार्क के संगठन में जो ढांचे के अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं वो सहयोग के आधार पर कार्य करेंगे, समानता के आधार पर कार्य करेंगे, चाहे कोई कंट्री कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सभी देशों को, सार्क के सभी सदस्य देशों को समान माना जाएगा। उनकी क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता को
तोड़ा नहीं जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा, साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता उसका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। और दूसरी जो देश हैं, जो सार्क के अन्य सदस्य हैं, उन दूसरे देशों के आंतरिक मामले में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है देश के अंदर, तो उन दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की नीति को सार्क हमेशा से अपनाता चला आ रहा है। और साथ ही साथ सार्क आपसी लाभ का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का सम्मान करेंगे। इसके अतिरिक्त सार्क अन्य सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, वो है इस प्रकार का जो सहयोग है, सार्क जिस सहयोग के आधार पर कार्य कर रहा है, उस सहयोग के अलावा यदि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो सहयोग हो रहा है पहले से, उसका स्थान सार्क नहीं लेगा और बल्कि उस सहयोग को और बढ़ाने का काम करेगा, उसके पूरक का कार्य करेगा। इसके अलावा सार्क जो अन्य सिद्धांत पर कार्य कर रहा है वो क्या है कि इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो उत्तरदायित्व पहले से निर्धारित किए गए हैं, उन उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा, बल्कि ये भी पहले के सिद्धांत की तरह, पहले की तरह ही, पहले जो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कोई उत्तरदायित्व बना हुआ है कुछ देशों के बीच में, किन्हीं दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में, यदि सार्क के ही पहले से सदस्य हैं और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कोई उत्तरदायित्व पहले से निर्धारित है, तो उस उत्तरदायित्व का विरोध सार्क नहीं करेगा, बल्कि उनके पूरक की ही भूमिका का निर्वहन करेगा। तो ये सार्क के दिए गए सिद्धांत हैं। उम्मीद करता हूँ सार्क के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।